So welcome all of you. Today is our topic क्लास 10th के सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। इसी पे डिस्कस करेंगे आज हम कि वो कौन से क्वेश्चन है जो हर बार के एग्जाम में आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडल ऑफ ग्रोइंग कॉटन। देखिए कॉटन को ग्रो करने के लिए जो कॉटन का प्लांट होता है उस वो कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, कौन सी सॉइल में सबसे ज़्यादा वो प्लांट ग्रो करेगा। कॉटन मतलब रुई, और रुई से हम क्लॉथ बनाते हैं, कपड़ा बनाया जाता है। तो उसके लिए पूछा जा रहा है जो कॉटन का प्लांट रहता है वो कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। रेगुर मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में, डेजर्ट में या रेड में। तो इसका आंसर होगा रेगुर में। रेगुर मतलब ब्लैक, रेगुर को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। तो कॉटन का प्लांट है वो सबसे ज़्यादा रेगुर सॉइल में ग्रो करता है। तो इसका आंसर होगा रेगुर सॉइल। सेकेंड होगा सोइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन, ग्रेडेशन, वेदरिंग या इरोजन। सॉइल मतलब मिट्टी बनती है किस प्रोसेस से। तो मिट्टी बनती है डेन्यूडेशन से, ग्रेडेशन से, वेदरिंग से, इरोजन से। तो देखिए इसका आंसर होगा वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है जो बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे पार्टों में टूट जाती हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इनके कारण चट्टानों में जो रॉक्स होती हैं उनमें काफ़ी तरह के चेंजेस आते हैं और एक टाइम के बाद वो छोटे छोटे पार्टों में टूट जाती हैं और उन्हीं से सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है। हमने देखा होगा मिट्टी में छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो उन्हीं रॉक्सों का कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा कि पेट्रोलियम इज रिसोर्सेज। पेट्रोलियम किस टाइप का रिसोर्स है। पेट्रोलियम वही पेट्रोल जिसका हम आज अपनी गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं। रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, बायोटिक है या एबियोटिक है। तो पेट्रोलियम किस टाइप का है, तो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब पेट्रोलियम एक बार खत्म हो जाए तो उसको दोबारा नहीं बना सकते। तो वो हर चीज़ जो एक बार अगर हमारे एटमॉस्फेयर से खत्म हो जाएंगी और दोबारा हम उसको किसी भी तरीके से, हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उसको दोबारा डेवलप कर लें तो वो नॉन रिन्यूएबल ही होगा। और पेट्रोलियम हमने देखा होगा कि अर्थ के नीचे जो अंडरग्राउंड वेल होते हैं वहाँ पे होता है, वहीं से निकाला जाता है। तो पेट्रोलियम तो बना ही नहीं सकते, इसलिए होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोल इज यूज फॉर मेकिंग। कोल्स मतलब कोयला, कोयले का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ हो रहा है, किस चीज़ को बनाने में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग फैक्ट्री। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी। कोल्स मतलब कोयले का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में ही होता है। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है ये सब कोल्स, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ से ही कह सकते हैं कोल्स को जलाया जाता है और उनसे फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इंडिया में तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो 70% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कोल्स से ही बन रही है, क्योंकि हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वो बहुत कम है। तो कोल्स का सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। तो फर्स्ट इंटरनेशनल जो अर्थ समिट हुई थी, अर्थ समिट का मतलब यह है कि हमारी अर्थ में जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और उसको कई तरह के नुकसान हो रहे हैं, वेदर चेंज होते जाते हैं आजकल हर कभी, तो उसके लिए एक पूरी वर्ल्ड में एक समिट होती है। तो वो समिट सबसे पहले कहाँ हुई थी, जेनेवा में हुई थी, रियो डी जनेरियो में हुई थी, जापान में हुई थी या इंडिया में हुई थी। तो इसका आंसर होगा रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरो ये ब्राज़ील में है, यहीं पे एक इंटरनेशनल समिट हुई थी। वहाँ सभी कंट्रियों के कह सकते हैं बड़े बड़े मेंबर आए थे और उन्होंने ये डिस्कस करा था कि हम हमारी जो अर्थ है, हमारी धरती है, इसको किस तरीके से बचा के रख सकते हैं। इस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो इस तरह की एक समिट हुई थी, तो ये रियो डी जनेरियो में हुई थी। फिर आता है द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन अवर कंट्री इज। तो जो टोटल डिग्रेडेड लैंड हमारी कंट्री में है वो कितनी है, 133 मिलियन हेक्टेयर, 230 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 123 हेक्टेयर या 130 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका आंसर होगा 130 मिलियन हेक्टेयर्स। तो ये टोटल डिग्रेडेड लैंड हमारी कंट्री में जो है वो 130 मिलियन हेक्टेयर्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि द ब्लैक सॉइल फाउंड इन। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, फाउंड मतलब मिलना, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी। तो देखिए हमने ये याद रखना है कि काली मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलती है सबसे ज़्यादा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए ना तो गुजरात है ना मध्य प्रदेश, लेकिन हाँ महाराष्ट्र जरूर है। महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर उड़ीसा, फिर दिल्ली। लेकिन कर्नाटक, उड़ीसा, दिल्ली में तो मिलेगी नहीं, तो कहाँ होगी, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में काली मिट्टी मिलती है, इसलिए क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल फाउंड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन सा होता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब वो होता है कि जो जिसका पूरी कम्युनिटी, हमारा पूरा समाज जिसका यूज़ कर सकता है, जहाँ कोई भी जा सकता है, आ सकता है, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो बैठ सकते हैं वहाँ,
कुछ देर रह सकते हैं, तो वो होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, मतलब जिसका पूरी कम्युनिटी है, जो पूरा समाज है वो यूज़ करेगा। तो क्या स्कूल का यूज़ करेगा? नहीं, स्कूल तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएंगे ना, क्योंकि वो तो किसी एक ऑनर के, वो तो चाहे मना भी कर सकता है वहाँ आने के लिए। दूसरा है गार्डन, क्या गार्डन कम्युनिटी रिसोर्सेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गार्डन कम्युनिटी रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ तो कोई भी कितनी भी देर के लिए जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो वही चीज़ होगी जहाँ किसी को रोक टोक नहीं होगी और कोई भी कितनी भी देर के लिए जा सकता है, वो गार्डन यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसका पूरी कम्युनिटी यूज़ कर सकेगी। होटल्स हो सकते हैं? नहीं, होटल इंडिविजुअल रिसोर्सेज होगा, क्योंकि होटल का ओनर होगा ना कोई कोई, तो वो वहाँ रोक भी सकता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग, देखिए गवर्नमेंट बिल्डिंग में जा तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जाने के नियम, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, हर कोई वहाँ भी नहीं जा सकता, इसलिए गार्डन ही होगा फाइनल इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉसिल फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम, फॉसिल फ्यूल मतलब कोल्स, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो होती है, ये कहाँ से आती है? वो फॉसिल फ्यूल से आती है। तो वो फॉसिल फ्यूल कहाँ आएगा, कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, वाटर से मिलता है, गैस से मिलता है, ये डेड प्लांट एंड एनिमल। तो इसका आंसर होगा डेड प्लांट एंड एनिमल। जब प्लांट, जो पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, और जो कई तरह के जंगली जानवर हमने देखा होगा मर जाते हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे मिट्टी में ही अंदर दब जाते हैं, तो उनके दबने से और पेड़ पौधों के सड़ने से फाइनली फॉसिल फ्यूल बन जाता है, लेकिन हजारों सालों में बनता है। तो जो फॉसिल फ्यूल बनता है वो डेड प्लांट और एनिमल से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ब्लैक सॉइल और कॉमन इन, ब्लैक सॉइल को और कॉमन इन मतलब कहाँ पे मिलेगी ब्लैक सॉइल, कॉमन कहाँ पे है? डेक्कन ट्रेप रीजन में, या कश्मीर वैली में, या नॉर्थन वैली में, या यमुना वैली में? तो देखिए जो ब्लैक सॉइल है, मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलती है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है ये डेक्कन ट्रेप रीजन कहलाता है, मतलब दक्कन ट्रेप की चट्टानों का एरिया है, इसलिए जो काली मिट्टी है इसका आंसर होगा डेक्कन ट्रेप रीजन, क्योंकि डेक्कन ट्रेप रीजन में ही काली मिट्टी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड, मतलब वो गवर्नमेंट जो एंटायर कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन और लॉ बनाती है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट? देखिए गवर्नमेंट तो तीन टाइप की होती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काम ये होता है जो पूरी कंट्री के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ओनली स्टेट के लिए बनाती है, लोकल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होती हैं, नगर निगम, नगर पालिका, सब लोकल गवर्नमेंट है, वो लोकल कह सकते हैं मुद्दे देखती हैं, लोकल सब्जेक्टों पे बात करती हैं। तो इसका आंसर होगा जो पूरी कंट्री के लिए यूज होगी, पूरी कंट्री के लिए, नेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम, बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में? देखिए हर कंट्री किसी न किसी कॉन्टिनेंट में है, और कॉन्टिनेंट ओनली 7 होते हैं, जिसमें से एक कॉन्टिनेंट तो अंटार्कटिक है, वहां तो कोई रहता ही नहीं है, ओनली आइस है, बर्फ ही बर्फ है, पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, तो कॉन्टिनेंट 6 ही बचे ना। और सिर्फ एक ही कंट्री माना जाता है कि रशिया है, जो आधा एशिया और आधा यूरोप में है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो रशिया है जो 2 कॉन्टिनेंटों में है। बाकी यहाँ पे बात चल रही है इन विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम, बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में? एशिया में है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका, तो बेल्जियम यूरोप में है, ये इसका आंसर है। मैं इसके साथ जो भी बताता जा रहा हूँ वो भी ध्यान रख लेना आप लोग, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं नॉलेज में काम आएगा वो। विच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम, बेल्जियम में, जो बेल्जियम कंट्री जिसको हमने भी ऊपर पढ़ा है कि यूरोप में है, कौन सी 2 लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं? इंग्लिश एंड स्पेनिश, फिर दूसरा इंग्लिश एंड जर्मन, फ्रेंच एंड डच, और डच एंड जर्मन। तो इसका आंसर होगा फ्रेंच और डच, क्योंकि जो बेल्जियम है उसमें फ्रेंच और डच लैंग्वेज बोलने वालों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे फ्रेंच और डच लैंग्वेज ही बोली जाती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 सब ग्रुप ऑफ तमिल इन श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में तमिलों के कौन से 2 ग्रुप हैं? तो श्रीलंका के तमिल है और एक इंडियन तमिल है, दूसरा श्रीलंका के तमिल है और एक ऑस्ट्रेलिया तमिल है, फिर इंडियन तमिल है, चाइनीज तमिल है, वेस्टर्न तमिल है, ईस्टर्न तमिल है। तो देखिए श्रीलंका में जो 2 तरह के तमिल है, एक तो श्रीलंका के तमिल है जो खुद के वहीं के लोग हैं, और दूसरा इंडियंस तमिल है। तो इसका होगा श्रीलंका के तमिल और इंडियंस तमिल। अब श्रीलंका के तमिल तो समझ में आता है, इंडियन तमिल कौन? इंडियन तमिल वो जो ब्रिटिश अपने टाइम पे इंडिया से उन लोगों को श्रीलंका लेके गए थे चाय के बगानों में काम करने के लिए, उसके बाद वो लोग वहीं रह गए, वहीं रहने लगे, तो वो आज कहलाते हैं इंडियन तमिल। तो श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिल है और इंडियन तमिल भी हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड फ्रॉम, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था? 1945 में, 1014 में, 1914 में, या 1916 में? देखिए वर्ल्ड वार 2 हुए हैं अब तक।
जिनने पूरी दुनिया को तहस नहस कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। तो यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1914 में, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, जिसमें 37 कंट्रियों ने आपस में पार्टिसिपेशन करा था, मतलब कह सकते हैं आपस में लड़ रही थी। आता है फिर रोमांटिसिज्म रिफर्स टू ए रोमांटिसिज्म किस चीज को रिफर्स करता है? कल्चरल मूवमेंट को, पॉलिटिकल मूवमेंट को, रिलीजियस मूवमेंट को, या लिटरल्स मूवमेंट को? तो ये करता है कल्चरल मूवमेंट्स को। कल्चरल मूवमेंट्स को मतलब कल्चरल मूवमेंट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री के। तो यूरोप में ये आया था रोमांटिसिज्म, मतलब जो अलग अलग कह सकते कल्चर आए थे, अलग अलग लोग आए थे, तो नई नई पेंटिंग्स की थी लोगों ने, तो उसको रिफर्स करता है मतलब कल्चरल मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस? फ्रांस का किंग कौन था? जार था, लुई 16 था, अशोक था, फेडरिक था? तो देखिए हमने पढ़ा है जो फ्रांस का किंग था वो पूरी तरीके से डिक्टेटर था और लुई 16 था। इसका आंसर होगा लुई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन? इसका मतलब ये होगा कि वो कौन सी कंट्री है जो यूरोपियन का कंट्रियों का क्रेडल कहलाती है, मतलब यूरोप की सबसे पहली सिविलाइजेशन जिसके बारे में पता चला है वो कौन सी कंट्री में, मतलब सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी, सभ्यता, वो यूरोप में किस कंट्री में थी? इंग्लैंड में थी, फ्रांस में थी, ग्रीस में थी, या रशिया में थी? तो ग्रीस में सबसे पहली कह सकते सभ्यता थी, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक पार्ट था ग्रीस। तो उसको कहा जाता है कि यूरोप में सबसे पहली जो सिविलाइजेशन, सबसे पहले जहाँ पे मानव जीवन के अस्तित्व मिले हैं, कि मानव रहता था, ह्यूमन रहता था वहाँ पे, वो ग्रीस में मिले। तो इसका आंसर होगा ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया किस टाइप की गवर्नमेंट? यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल प्लस यूनिटरी गवर्नमेंट? तो देखिए इंडिया फेडरल प्लस यूनिटरी गवर्नमेंट है। फेडरल का मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देना, और यूनिटरी मतलब जब स्टेट सेंट्रल से अलग नहीं हो सकते, तो उसको कहते हैं यूनिटरी। मतलब हमारे इंडिया में कोई भी स्टेट सेंट्रल से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता, डिमांड भी नहीं कर सकते वो कि हमको अलग होना है, और इस तरह की कोई अगर वो डिमांड करेंगे तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो फेडरल मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो है ही, और यूनिटरी जब सेंट्रल से स्टेट अलग नहीं हो सकते उसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने कांग्रेस का वियना में एक कह सकते हैं समिट हुई थी उसको अटेंड नहीं किया था? ब्रिटेन था, रशिया था, पर्शिया था, स्विट्जरलैंड था? तो स्विट्जरलैंड था जिसने वियना में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसको अटेंड बिल्कुल नहीं किया था। दिस सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज, जो सिविल कोड था फ्रांस का उसको किस नाम से और भी जाना जाता है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कोड, द यूरोपियन कोड, नेपोलियन कोड, द फ्रेंच सिविल कोड? तो देखिए जो सिविल कोड था 1804 का उसको बोला जाता है नेपोलियन कोड, क्योंकि ये नेपोलियन ने ही बनाया था, और इसको बनाने वाला जब नेपोलियन था तो उसका नाम ही पड़ गया था। एक तो ये सिविल कोड 1804 बोला जाता था, दूसरा नेपोलियन कोड भी बोला जाता था। जब नेपोलियन फ्रांस का किंग बन गया था तभी उसने इस कोड को बनाया था, और सभी लोगों को राइट्स दिए थे, काफी अच्छा काम किया था उसने, तो नेपोलियन कोड कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? वो कौन सी ट्रीटी थी जिसने ग्रीस को पूरी तरीके से स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया था कि ग्रीस पूरी तरीके से आजाद है? देखिए ग्रीस कभी ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, तुर्क साम्राज्य का, जैसे पाकिस्तान कभी इंडिया का पार्ट था, उसी तरीके से ग्रीस कभी ओटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। तो वो कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसमें ग्रीस को पूरी तरीके से आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था, इंडिपेंडेंट? वियना की हुई थी 1815 की, कॉन्स्टेंटिपोल की हुई थी 1832 की, वार्सव की हुई थी 1814 की, या लिपजिंग की हुई थी 1830 की? तो कॉन्स्टेंटिपोल की ट्रीटी थी 1832 की, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं वॉर हुआ था, उसके बाद में ये ट्रीटी हुई थी जिसमें ग्रीस को पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया था। इस ट्रीटी में लिखा गया था ग्रीस आज से आज़ाद है। और ये ग्रीस जो है ना, ये कह सकते हैं रोमन एम्पायर का भी पार्ट था, और कभी ओटोमन एम्पायर का भी पार्ट हुआ करता था। तो 1832 में ये कह सकते हैं पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दिस सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण इन 1916? तो सत्याग्रह जो 1916 में चंपारण में हुआ था वो किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? टू अपोज द ब्रिटिश लॉ, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, टू अपोज द हाईलैंड रेवेन्यू, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मिल्स वर्कर?
तो ये जो चंपारण में 1916 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट करा था वो किस लिए करा था, तो इसका आंसर होगा टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशों ने जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे फार्मरों से, वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। उसी के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने मिलकर एक सत्याग्रह करा था जिसको कहा गया था चंपारण। इसमें पूरी तरीके से नॉन वायलेंस मूवमेंट था एक तरह से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया, साइमन कमीशन इंडिया क्यों भेजा गया था, टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर देखने के लिए और कुछ सुधार सजेस्ट करने के लिए, तो चूज मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल, क्या इंडियन काउंसिल के मेंबर को चूज करने के लिए, तो सेटअप ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए, तो सेटअप डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस लीडर, मतलब जो उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और कांग्रेस पार्टी थी उनके बीच में एक कह सकते हैं जो डिस्प्यूट थे उनको सेटअप करने के लिए। तो इसका आंसर होगा टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर देखने के लिए और उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए। पूरी तरीके से जो साइमन कमीशन था ना 1928 में जो इंडिया में आया था, इसका मकसद ये था कि इंडियन को, क्या इंडियंस लोग इस लायक हो गए कि उनको डेमोक्रेटिक राइट्स दे दिए जाएं, उनको कुछ राइट्स दें और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जाए, इसलिए आया था। Who were the सनातनीज, ये कौन थे? सनातनी मतलब सनातन, जो सनातन हमने सुना है ना, सनातन रिलीजियंस को मानने वाले, वो कौन थे? संत थे, संत मतलब बहुत से संत जो थे, या दलित थे, या लेबर थे, वर्कर थे, या हाई कास्ट हिंदू थे। तो इसका आंसर होगा हाई कास्ट हिंदू, क्योंकि जो सनातन रिलीजियंस था उसको माना जाता था उस समय कि हाई कास्ट हिंदू ही थे। अब तो खैर सबको मानते, लेकिन उस समय माना जाता था सिर्फ हाई कास्ट के हिंदू को ही फाइनली सनातनीज माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? देखिए इसके पहले पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ था, 1936 में हुआ था, 1938 में हुआ था, 1943 में हुआ था। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 में हुआ था, फाइनली हिटलर की जित के कारण। हिटलर ही इसका कह सकते हैं पूरी तरीके से वो था जिसके कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। नेक्स्ट, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय, हिंद स्वराज एक बुक है जो किसने लिखी है? अब्दुल मलिक ने लिखी है, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा से रिपीट हो रहा है, ध्यान से देख लेना इसको। हिंद स्वराज की बुक महात्मा गांधी ने लिखी है। व्हाई डिड द इंडियंस अपोज द रोलेक्ट एक्ट, इंडियन ने अपोज क्यों करा था रोलेक्ट एक्ट? जो ब्रिटिशों ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट, फाइनली इंडियंस ने उसका विरोध क्यों किया था? क्यों किया था? इट इंट्रोड्यूस द सॉल्ट लॉ, इसने क्या नमक कानून को इंट्रोड्यूस किया था। इट इंक्रीज टैक्स ऑन लैंड, क्या इसने जमीनों पे टैक्स बढ़ा दिया था, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया था। इट पुट ए बैन ऑन कांग्रेस पार्टी, क्या इसने हमारी जो कांग्रेस पार्टी उस समय की थी उस पर बैन कर दिया था। या इट गेव द ब्रिटिश टू द पावर अरेस्ट एंड डिटेन ए पर्सन विदाउट ए ट्रायल, क्या इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसी पावर दे दी थी कि किसी भी पर्सन को वो अरेस्ट कर सकती हैं बिना किसी वकील के या बिना किसी ट्रायल के? तो यस, बिल्कुल सही है। हमने उसका, हमारी जो इंडियंस थे उन्होंने रोलेक्ट एक्ट का विरोध इसलिए करा था क्योंकि इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अनलिमिटेड पावर दे दी थी कि वो किसी भी पर्सन को जिस पर भी उनका डाउट हो उसको जेल में बंद कर सकते हैं 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के, भले उसने कुछ किया हो या ना किया हो, शक के बेस पर। इसलिए इसको कानून का हमने विरोध किया था। विच गवर्नमेंट इन फ्रांस बिफोर रिवॉल्यूशन 1789, 1789 का जो रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में, जो फ्रांस में जो हुआ था उसके पहले कह सकते हैं फ्रांस में कौन सी गवर्नमेंट थी? क्या डिक्टेटरशिप थी, मोनार्की थी, डेमोक्रेटिक थी, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन की थी? देखिए मोनार्की थी, हमने पहले भी पढ़ा है कि लुई 16 वहां का किंग था और पूरी तरीके से राजा था और वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता था, तो उसको कहते हैं मोनार्की रूल। ठीक है, डिक्टेटरशिप भी एक तरह की मोनार्की से मिलती जुलती है क्योंकि वहां पे भी तानाशाही होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोनार्की अलग होती है, इसलिए फाइनली फ्रांस में उस समय मोनार्की रूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? यूनाइटेड इटली इन 1861 है, यूनाइटेड इटली का 1861 में कौन किंग बना था इटली का? जूस्पे गैरिबल्डी, विक्टर एम्यूनल टू, काउंट कैवोर या बिस्मार्क? इसका आंसर होगा विक्टर एम्यूनल टू, ये 1861 में यूनाइटेड इटली का किंग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? देखिए जर्मनी भी कभी टू, जो आज हम जर्मनी सुनते हैं, जर्मनी एक कंट्री है, कभी वो
टू पार्टों में डिवाइड था। तो फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया था? काउंट कैवर ने, या गैरीबल्डी ने, या हिटलर ने, या विस्मार्क ने? तो देखिए हिटलर तो हो ही नहीं सकता है, गैरीबल्डी भी नहीं था, ये विस्मार्क था। इसका आंसर आएगा विस्मार्क। विस्मार्क वो पर्सन था जिसने जर्मनी जो अलग अलग पार्टों में कभी डिवाइड था उसको फाइनली एक कर दिया था, और वो बना था फाइनली यूनिफाइड जर्मनी। वो विस्मार्क था जिसने बहुत कोशिश करी थी, और ग्रेट विस्मार्क कहते हैं इसको जर्मनी की हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज साइमन कमीशन कम टू इंडिया? साइमन कमीशन कब इंडिया में आया था? देखिए अभी इसके पहले बात हुई थी साइमन कमीशन का, कह सकते हैं किस लिए आया था, लेकिन अब आ रहा कब आया था। 1923, 1927, 1928, 1929। तो 1928 में आया था, और ये इसलिए आया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और फाइनली उनको सजेशन देना कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन आपको अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आया था फाइनली ये 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। ये भी एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली डिसाइड करने आया था, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने ही आया था। तो इसमें कौन मेंबर थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वुड, या डेविड रेगन? तो इसका मेंबर था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। हालांकि 3 मेंबर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसमें एक का ही नाम है इसलिए हम बोलेंगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस मेंबर थे कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु डिवाइडेड बंगाल इन 2 पार्ट? वो कौन था जिसने बंगाल को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था? कैनिंग ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, डफरिन ने? देखिए लॉर्ड कर्जन था जिसने 1905 में बंगाल को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तो वो लॉर्ड कर्जन था, इसका आंसर कर्जन आएगा। फिर आएगा, हु बिकेम किंग आफ्टर फिनिश फ्रेंच रिवॉल्यूशन? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया था उसके बाद फ्रांस का किंग कौन बना था फाइनली? देखिए उसके पहले तो लुई 16 था, लेकिन जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन खत्म हुआ था उसके बाद कौन था? जार बना था, नील जेम्स बना था, नेपोलियन बना था, या एडवर्ड हैमिल्टन बने थे? तो हमने देखा है कि नेपोलियन उस लड़ाई का हीरो था, फ्रांस की लड़ाई का, उसी के कारण सब लड़ाई जीते थे। तो बाद में नेपोलियन ही उसका वहां का कह सकते किंग बन गया था। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन आएगा। डिवाइडेड पार्ट्स, फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो कितने पार्टों में डिवाइड थी? तो फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्टों में डिवाइड थी। एक तो कह सकते हैं क्लर्जी थे, नोबेलिटी से, आंसर होगा 3, 3, 2, 5, 6। तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि फ्रेंच की जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो कितने पार्टों में डिवाइड था? तो वो 3 पार्टों में डिवाइड था, 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आ रहा है, व्हेन डिड बर्लिन वॉल डेमोलिश? देखिए बर्लिन वॉल, बर्लिन एक तरह की दीवार थी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी के बीच थी। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हो गया था? क्योंकि देखिए जर्मनी 2 पार्टों में डिवाइड था, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, और ईस्टर्न और वेस्टर्न में जर्मनी के बीच में एक दीवार हुआ करती थी। तो उस दीवार को गिराया गया था, तोड़ा गया था, उसके बाद ही फाइनली जर्मनी कह सकते हैं यूनिफिकेशन हुआ था, और वह विस्मार्क ही था वहाँ का लीडर, और इन्हीं की कह सकते हैं लीडरशिप में वहाँ की जो वॉल भी लोगों ने गिरा दी थी। तो कब गिराई थी? 1987 में, 1989 में, 1976 में, 2002 में। तो 1989 में बर्लिन की वॉल गिराई, और 1990 में कह सकते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था, इसके 1 साल बाद। तो 1989 इसका आंसर होगा। फिर आगे, दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बना था? आज दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आखिर कब दिल्ली इंडिया की कैपिटल था? 1908, 1945, 1911, 1912? तो इसका आंसर होगा 1911। 1911 में दिल्ली इंडिया की कैपिटल बना था। तो इसके पहले कौन था? इसके पहले कलकत्ता था। यह भी याद रखना कि कलकत्ता इंडिया की कैपिटल था बिफोर दिल्ली, और दिल्ली 1911 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री? क्या पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही है? नॉट एट ऑल। दूसरा है यस बट देयर इज ए लिमिट। हाँ सही तो है, पर इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। पावर शेयरिंग गुड फॉर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट एक अलग तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें सारे बिजनेस गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होते हैं। तो इसका अभी उस पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट देख लेते हैं आंसर कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सही होता है। तो यस बिल्कुल सही होता है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, यस। सोलर एनर्जी इज कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ये बोल रहा है क्या सोलर एनर्जी कन्वेंशनल रिसोर्सेज है? देखिए कन्वेंशनल रिसोर्सेज का, कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो जिनसे पॉल्यूशन होता है और जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या सोलर एनर्जी से पॉल्यूशन होता है क्या सूरज की रोशनी से?
या वो कभी खत्म हो सकती है? तो नहीं। तो सोलर एनर्जी का कन्वेंशनल रिसोर्सेज? यस, बिल्कुल नहीं हो सकता। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता और जो कभी नहीं खत्म हो सकते। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर दूसरा ही होना चाहिए, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज सोलर एनर्जी में से ना तो पॉल्यूशन होता है ना वो कभी खत्म होगी। दूसरा, थर्ड है नॉन रिफंडेबल, जो कभी रिफंडेबल नहीं होगी, ये तो हो ही नहीं सकता, नो। तो इसका आंसर होगा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन, जो खिलाफत मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1990, 20, 1919 20 में, 1990 से 1923, 1990 से 1924, 1990 से 1925। तो खिलाफत मूवमेंट का इसका आंसर होगा फर्स्ट 1990 और 20 में हुआ था। व्हाट्स दी एलटीटी? ये एलटीटी क्या था? लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल तेलुगु इलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एजुकेशन, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, नॉन ऑफ अबाउ। तो एलटीटी का देखिए, अभी इस पे सिर्फ फुल फॉर्म पे डिस्कस कर लेते हैं। ये था लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन था जो तमिलों का था, जो श्रीलंका में राइट्स ना मिलने के कारण वहां पे कह सकते हैं अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ दीज बायोटिक रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? देखिए बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम जानते हैं कि बायोटिक वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो बायोस्फीयर से आते हैं, मतलब जिनमें जान होती है, जिनमें ब्लड होता है, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। तो क्या इनमें से कौन सा हो सकता है? बर्ड, वाटर, रॉक्स, यूरेनियम। बर्ड, देखिए उनमें ब्लड भी होगा और उनमें जान भी होगी, उन्हें मारो तो दर्द होगा, वो सारी चीज जिन्हें मारो तो दर्द होगा, जिनमें ब्लड होगा, जिनमें जान होगी, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। और एबियोटिक रिसोर्सेज वो जिनमें जान नहीं होगी, जिनमें ब्लड नहीं होगा, जिनको मारो तो कोई असर नहीं होगा। तो देखिए बर्ड बिल्कुल बायोटिक रिसोर्सेज हो सकता है, क्योंकि मारेंगे तो उसको दर्द होगा। बाकी ना वाटर, ना रॉक्स, ना यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ए लार्ज पार्ट इज इट, ए लार्ज पार्ट इफ बाल्कन्स रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो बाल्कन्स रीजन जो है, बाल्कन का क्षेत्र जो है, वो जो पूरा रीजन है, जो कह सकते हैं यूरोप का और जो एशिया का जो बाल्कन रीजन कहलाता है पूरा, वो किसके कंट्रोल में आया करता था? रशियन एम्पायर के, ओटोमन एम्पायर के, जर्मन एम्पायर के, हैब्सबर्ग एम्पायर का? तो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था। कभी वहां पे ओटोमन एम्पायर का बाल्कन रीजन में कंट्रोल हुआ करता था। फेडरिक सोरियो वाज ए, फेडरिक सोरियो कौन था? ब्रिटिश आर्टिस्ट था, इंडियन आर्टिस्ट था, फ्रेंच आर्टिस्ट था, ये वियतनाम का आर्टिस्ट था? तो ये जो फेडरिक सोरियो जो था ना, ये कह सकते हैं एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, जिसने सबसे पहले कह सकते हैं इंडिपेंडेंसी का एक ड्रीम देखा था। और यहीं से जो फर्स्ट चैप्टर 10th का है वो स्टार्ट होता है, कि वही एक सपना देख रहा है कि पूरी दुनिया में सबको राइट्स मिल चुके हैं और सब अपने इक्वलिटी के साथ रह रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने बहुत सी पिक्चरें भी बनाई थी, स्वतंत्रता की देवी, स्वतंत्रता की मूर्ति, ऐसी इसकी पिक्चरें थी, कह सकते पेंटिंग हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया इज, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं पार्ट में क्या है? माउंटेन है या फॉरेस्ट है या प्लेन है या प्लेट्यू है? माउंटेन मतलब क्या चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, इंडिया की जितनी भी लैंड है उसके कितने परसेंटेज पर माउंटेन है? मतलब ये कह रहा है कि माउंटेन, फॉरेस्ट, प्लेन और प्लेट्यू में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे कौन सा है? माउंटेन है या जंगल है या प्लेन या मैदान है या प्लेट्यू पठार है? तो इसका आंसर होगा प्लेन्स, मतलब मैदान। सबसे ज़्यादा पार्ट पे हमारी जो इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे मैदान है। चारों तरफ आप देखोगे तो दूर दूर तक मैदानी मैदान दिखेंगे। माउंटेन वगैरह कहीं कोई एक एरिया होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहीं मिलेंगे आपको। और फॉरेस्टों के भी कोई एक एरिया होते हैं। और प्लेट्यू पठार भी नहीं है, पठा प्लेट्यू तो कहते हैं साउथर्न पार्ट में ज़्यादा है, तो प्लेन्स इसका आंसर होगा। फिर आता है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज जो किसी रीजन में मिल रहे हैं, संसाधन जो किसी एरिया में है पर अभी तक उनका यूटिलाइज्ड, हमने यूटिलाइज्ड मतलब उनका उपयोग करना नहीं सीखा है, या हमारे पास कोई ज़्यादा इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उनका यूज़ कर सकें। रिसोर्सेज वो हर चीज़ रिसोर्सेज कहलाएगी जो आपकी नीड्स को पूरा कर रही है, जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रही है, ये रिसोर्सेज होते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज अलग होते हैं, कुछ रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती ना उनको यूज़ करने की, वो कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन, जो है तो सही लेकिन हमारा उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो बहुत कम कर रहे हैं, वो कहलाएंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल, डेवलप्ड नेशन, पोटेंशियल, इसका आंसर पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट आएगा, द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज, रेड सॉइल का जो लाल मिट्टी होती है उसका कलर लाल क्यों होता है? क्वेश्चन ये, रेड सॉइल इज रेड
इन कलर बिकॉज, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? इट इज रिच इन ह्यूमस, क्या इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है? ह्यूमस मतलब पेड़ पौधों की पत्तियां जब सड़ जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती है उसको ह्यूमस कहते हैं। इट इज रिच इन आयरन कंपोनेंट्स, क्या इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है? लोहे की कह सकते क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका कलर लाल है। या इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम वॉल्केनिक ओरिजिन, या ये ज्वालामुखी के फटने से बनी है, ज्वालामुखी का लावा जो होता है, जो ज्वालामुखी का कह सकते हैं मेग्मा, वो लाल ही होता है, तो क्या इसका रंग लाल इसलिए है? या इट इज रिच इन पोटाश, क्या इसमें पोटाश जो एक तरह का कह सकते हैं पोटाश होता है, पदार्थ होता है, एलिमेंट होता है, वो है, इसके कारण इसका रंग लाल है। तो देखिए इसका सेकंड वाला आंसर होगा इट इज रिच इन आयरन कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं तो उसका रंग लाल होता है। लोहे के कण होने से लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए जो आयरन है ना, अगर उसको बिना पेंट किए हुए अगर आप खुले में रख देते हैं और जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, और जैसे ही किसी भी आयरन में लोहे में जंग लगती है तब आप उसका कलर देखना लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। इसलिए लोहे को हमेशा पेंट करके ही बाहर रखा जाता है, कभी भी उसको खुले में कहीं भी रखो बिना पेंट करे अगर आप रख देंगे तो वो ऑक्सीजन के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, और ऑक्सीजन तो चारों तरफ है, वैसे उसमें जंग लग जाएगी और जंग लगते ही उसका कलर लाल हो जाता है। तो मिट्टी में भी लोहे के कण होते हैं, लोहे के छोटे छोटे कह सकते पार्ट होते हैं जिन्हें एटम कहा जाता है, तब उनको वहां पे कौन पेंट करेगा? कोई भी पेंट नहीं करता, तो वो भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते रहते हैं, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं वो छोटे छोटे एटम कांटेक्ट में आने के बाद में रेड हो जाते हैं, जिसके कारण उस एरिया की मिट्टी रेड कलर में हो जाती है, इसके कारण रेड सॉइल का कलर रेड होता है। अब आप ये मत बोलना कि हमारे इधर तो ब्लैक सॉइल है, क्योंकि ब्लैक सॉइल इसलिए है क्योंकि हमारे इधर की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, इसमें आयरन के एटम नहीं है, आयरन के एटम इतने नहीं है, और हैं भी तो पहली बात तो है ही नहीं, और हैं भी तो इतने नहीं है कि उसका कलर ही बिल्कुल रेड हो जाएगा। लेकिन हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग आयरन की कह सकते हैं क्वांटिटी होती है, तो कुछ जगहों पे आयरन बहुत ज़्यादा होता है, वहीं रेड सॉइल मिलेगी, क्योंकि वो जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे उनका कलर रेड हो जाएगा। 49 सॉइल इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज, सॉइल बनती कैसे है? फाइनली जो इंटेंस लीचिंग जो कहते हैं उससे कौन सी सॉइल बनती है? एलुवाइल सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल या लेटराइट सॉइल? तो इसमें लेटराइट सॉइल बनती है। लेटराइट सॉइल कैसे बनती है? लेटराइट सॉइल मतलब ये फाइनली ये कहना चाह रहे हैं कि जो लीचिंग मतलब जब बहुत ज़्यादा जिन एरियो में पानी गिरता है, जब पानी बहुत ज़्यादा गिरेगा ना, तब वहाँ पे कह सकते हैं उस जगह लेटराइट सॉइल बनती है, क्योंकि जितने भी जो प्रोडक्टिविटी चीज़ें रहेंगी हमारी सॉइल की वो धीरे धीरे रिस रिस के नीचे चली जाती हैं, और पूरी तरीके से लेटराइट सॉइल ऐसी हो जाती है जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो लेटराइट सॉइल वो होती है जो लीचिंग से बनती है। लीचिंग मतलब निक्षालन की क्रिया, निक्षालन की क्रिया मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरता है वह मिट्टी में जितने भी कह सकते हैं एक फर्टिलाइजर एलिमेंट होते हैं, जो अच्छी प्रोडक्टिविटी जो एलिमेंट होते हैं वो पानी के साथ मिट्टी में बहुत नीचे चले जाते हैं, और वो मिट्टी कहते हैं निक्षालित मिट्टी हो जाती है, जो इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर, इसमें से कौन से रिसोर्सेज हैं जिसमें आयरन कह सकते हैं और मतलब आयरन और कह सकते हैं लो एस्क होता है? रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो या नॉन रिन्यूएबल? तो आयरन और जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन और? आयरन और मतलब वही आयरन की बात चल रही है, लोहा किस टाइप का रिसोर्सेज है? तो रिन्यूएबल है, बायोटिक है, फ्लो है, नॉन रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि आयरन भी हमारी अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, और वो भी एक टाइम के बाद पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा, ऐसा तो ही नहीं वो हमेशा रहेगा। अगर उसका हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसको दोबारा बना नहीं सकते। लोहे को हम कहाँ दोबारा बना सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वर्ल्ड एथनिक्स सिग्निफाइज, मतलब एथनिक क्या है? डिफरेंट रिलीजियंस, सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप, ए केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लूस। इसका मतलब आता है ये जो एथनिक सिग्निफाइज कहना रहा है, ये होता है सोशल डिवीजन, समाज में अलग अलग कास्ट के जो डिवीजन हो जाते हैं और अलग अलग कल्चर जो होता है लोगों का, वो कहलाता है एथनिसिटी या एथनिक सिग्निफाइज। तो सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, जो सोशल डिवीजन अलग अलग सोशल डिवीजन होते हैं और जो अलग अलग जिनका कल्चर होता है वो एथनिसिटी के लोग कहलाते हैं, एथनिक। नेक्स्ट आता है, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो मूवमेंट
कब स्टार्ट हुआ था, कब भारत में पूरी तरीके से कहा गया था कि ब्रिटिशों से कब छोड़ दो, 1943, 1942, 1944, 1939। तो 1942 इसका आंसर होगा, जब क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया था 9 अगस्त 1942 में, पूरी तरीके से इसको कहा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पावर शेयरिंग क्या है? द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल, मतलब जो पावर है उसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड करने के लिए। सिस्टम टू चेक एंड बैलेंस, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उसको चेक करने के लिए, उनमें संतुलन बनाने के लिए। एक टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर, या कोई भी टाइप की बैलेंसिंग, जो पावर को बैलेंस करने के लिए। तो पावर शेयरिंग पहले भी पढ़ा है, जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी आएगा इसका आंसर। तो डेमोक्रेसी को इंक्रीज करने के लिए, डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सिहाला वाज रिकॉग्नाइज्ड इन दी एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बाय दी। तो सिहिला जो लैंग्वेज थी जो श्रीलंका की, उसको पूरी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर कर दिया था श्रीलंका में? कौन सा एक्ट बनाया था उन्होंने? एक्ट 1944, एक्ट 1955, एक्ट 1956, एक्ट 1957। इसका आंसर होगा एक्ट 1956 में एक एक्ट बनाया था श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, और पूरी तरीके से वहाँ की जो सिहिला जो लैंग्वेज थी, सिहिली लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है, उसको कहा था हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ये एक्ट 1956। और यहीं से वहाँ पे एक सिविल वॉर की स्टार्टिंग भी हो गई थी, क्योंकि जो दूसरे रिलीजियंस के लोग थे, जो तमिल हिंदू थे, तमिल मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, उनको कहना था कि हमारी लैंग्वेज को क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वाज डैश 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 वाज अमेंडेड 4 टाइम्स बिटवीन 1917 एंड 1993। वो कौन सी कंट्री है जिसने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1970 से 1993 तक 4 बार बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कह सकते 4 बार चेंजेस किए हैं। इसका आंसर आएगा बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस कल्टिवेटेड प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी स्टेट में टेरेस फार्मिंग होती है? टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ीदार फार्मिंग। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। देखिए, टेरेस फार्मिंग वहीं हो सकती है जहां बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों पर सीढ़ी बना दी जाती है, क्योंकि वहां पे नॉर्मल कल्टीवेशन, नॉर्मल एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकती, तो पहाड़ों पर सीढ़ियां बना दी जाती हैं, और हर सीढ़ी पे कह सकते हैं अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। तो पहाड़ी एरियो में ही कह सकते हैं टेरेस फार्मिंग हो सकेगी। और ये जो उत्तरांचल है, असम है, यहीं पे टेरेस फार्मिंग होती है। उत्तरांचल को हम उत्तराखंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द स्टेट इज रेड सॉइल फाउंड। अभी हमने इसके पहले पढ़ा रेड सॉइल होती है, तो अब कौन से स्टेट में रेड सॉइल मिलेगी इनमें से? इन विच ऑफ द स्टेट्स इज रेड सॉइल फाउंड। गुजरात में, तमिलनाडु में, केरला में, उड़ीसा में। तो देखिए, इनमें से तमिलनाडु में रेड सॉइल मिलती है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। और तो रेड सॉइल वही जब आयरन के एटम होते हैं और वो जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, उनमें जंग लग जाती है, और जंग लगने के कारण उनका कलर रेड होता है, जिसके कारण मिट्टी भी रेड कलर में दिखती है, क्योंकि मिट्टी में ही तो एटम रहेंगे। इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू डिस्टेंस। इंडिया की वाटर बॉर्डर कहाँ तक है? टेरिटोरियल मतलब जो पानी की, हम इंडिया में 2 साइड कह सकते, 3 साइड से इंडिया पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ अरेबियन सी है, थर्ड हिंदू महासागर है, इंडियन ओशन है। तो इन वाटर में भी कह सकते हैं, एक कह सकते हैं बॉर्डर डिसाइड करते हैं कि आप पानी में, वाटर में, समुद्र में कितनी दूर तक जाएंगे। तो इंडिया की कहाँ तक है? 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 1902 माइल्स तक, 200 नॉटिकल मील्स तक। तो इसका आंसर आएगा 12 नॉटिकल मील्स तक इंडिया के टेरिटोरियल बॉर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इस पे और ज़्यादा डिस्कस करेंगे पूरा। एक अनक्लोज, अगर 1982 में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें हर कंट्री की एक वाटर बॉर्डर डिसाइड हुई थी, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन इंडिया। ये कह रहा है नॉर्थन इंडिया में, नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन सॉइल कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो सॉइल मिलती है वो कौन सी है? ब्लैक सॉइल मिलती है, या लेटराइट सॉइल मिलती है, या एलुवाइल सॉइल मिलती है, या रेड सॉइल मिलती है? एलुवाइल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी, रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी। लेटराइट को तो लेटराइट ही बोलेंगे, ब्लैक मतलब काली। तो नॉर्थन जो इंडिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमनली जो सॉइल मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी? तो एलुवियल सॉइल मिलती है। इसका मतलब है एलुवियल सॉइल अगर नॉर्थन प्लेन में, इंडिया में जो नॉर्थन प्लेन है, गंगा है, यमुना है, तो इनके जो मैदान हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एलुवाइल सॉइल मिलती है। पूरे यूपी में एलुवाइल सॉइल मिलेगा, उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी के बनने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मिट्टी के बनाने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीफ, पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट या ड्यूरेशन ऑफ डे। देखिए रिलीफ भी जरूरी है, रॉक्स का तो मैंने बोला छोटे मोटे टूटना फूटना ये भी जरूरी है, क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कभी गर्मी कभी ठंड इससे ही तो रॉक से टूटती हैं। ड्यूरेशन ऑफ डे नहीं है इसका आंसर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मिट्टी भी काफ़ी टाइम में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बांगर, खादर, ह्यूमस, रेगुर। तो ब्लैक सॉइल को तो वैसे तो बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन इसमें बात करेंगे कि बांगर, खादर, ह्यूमस, रेगुर। तो रेगुर मिट्टी भी कहते हैं ब्लैक सॉइल को, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। वैसे इसको चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसको वैल्कोनिक सॉइल भी कहते हैं और इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो इसको बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन इसमें रेगुर सॉइल की बात चल रही है, हम रेगुर सॉइल तक ही बताएंगे आपको। अब लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। देखिए अभी इसके पहले हमने पढ़ा है लेटराइट सॉइल क्या होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है तो जो मिट्टी की जितनी भी अच्छी प्रोडक्टिविटी जो कैपेसिटी होती है तो वो पानी के साथ ही बहकर, पानी के साथ सब बहकर चली जाती है उस मिट्टी में, उसको कहते हैं लेटराइट सॉइल। लेकिन उसमें भी तो कोई सी तो कह सकते हैं एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, तो यही क्वेश्चन है कि लेटराइट सॉइल में कौन सी कह सकते हैं क्रॉप्स सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी, कौन सी एग्रीकल्चर का प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। राइस मतलब चावल का, वीट मतलब गेहूं का, या मस्टर्ड, मस्टर्ड भी एक तरह की होती है उसका, या टी, चाय, कॉफी, कैशनट, कैशनट मतलब कह सकते हैं हम इसको अखरोट, बादाम, इस तरह की, पल्स, शुगर केन, मेज, नॉन ऑफ दी अबव। तो जो लेटराइट सॉइल होती है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्लांट ग्रो करते हैं वो चाय का करता है, कॉफ़ी का करेगा और कैशनट का करेगा। मतलब कैशनट मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं बादाम, काजू, पिस्ते ये जो होते हैं इन सब चीज़ों का, अखरोट। तो इनका खेती अगर आप वहाँ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा आपको, क्योंकि उनके लिए उसी तरह की मिट्टी और उसी तरह की कंडीशन ज़रूरी होती है। When did श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन। अब श्रीलंका जैसे इंडिया भी कभी इंडिपेंडेंट नेशन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसी तरह से श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ है 1945, 1967, 1948, 1950। तो 1948 में फाइनली हमारे एक साल बाद श्रीलंका भी आज़ाद हो गया, तो ये भी ब्रिटिशों से हुआ था। फिर इस पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। फिर बात वही आ गई क्वेश्चन, क्या पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो यस बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट है एलुवाइल सॉइल इज टू टाइप ऑफ। एलुवाइल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार और होते हैं, दो टाइप की और होती है। तो कौन से हैं वो, क्या ब्लैक होती है या वाइट होती है, क्या खादर होती है, बांगर होती है, रेड एंड ब्लैक, ऑरेंज एंड वाइट। देखिए क्लास 9th में भी पढ़ा है हमने, एलुवाइल सॉइल के टू टाइप होते हैं, एक खादर और बांगर। खादर और बांगर ये जो होने खादर सॉइल बांगर सॉइल कभी आए ना तो समझ जाना ये एलुवाइल सॉइल ही है, लेकिन उसमें कह सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे इसको खादर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो एलुवाइल सॉइल को खादर भी बोलेंगे, बांगर भी बोलेंगे, लेकिन कंडीशन अलग रहेगी। विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। अब कौन से रिसोर्सेज, विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, इनमें से आयरन ओर किस टाइप का रिसोर्सेज है। क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका है, रिन्यूएबल है, नेशनल है, नॉन रिन्यूएबल है, कन्वेंशनल है। नॉन रिन्यूएबल है मतलब ये नहीं बन सकता है दोबारा, मतलब अगर एक बार आयरन ओर मतलब लोहा खत्म हो जाएगा तो दोबारा हम इसको नहीं बना सकते, इसलिए आएगा नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रिसोर्स इज टू टाइप ऑफ। रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या साइंटिफिक रिसोर्सेज, ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज एंड एडवांस, नॉन ऑफ दी अबव। देखिए रिसोर्सेज तो हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत पूरी कर रही है वो रिसोर्सेज कहलाएंगे, लेकिन उनमें भी एक तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमने कुछ बना ली हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए, और कुछ नेचुरल होते हैं, तो इसका आंसर होगा पहला, फर्स्ट। ह्यूमन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक तो ह्यूमन मेड होते हैं, या तो हम किसी चीज़ को बनाएंगे हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए, या कोई चीज़ नेचर हमको दे देती है, जैसे वाटर, प्लांट, एयर, ये नेचर ने हमको दी है, सोलर एनर्जी, तो ये कहलाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज। और ह्यूमन मेड जो हमने बनाया है, एरोप्लेन, गाड़ी, बस, ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जिनको कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय शासन पद्धति भी कहते हैं इसको हिंदी में? तो नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। इन सबको अलग अलग समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होता है, ये अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो अभी तो हम बोल देते हैं कि यस, इंडिया में बिल्कुल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। व्हाट वाज द डायरेक्ट एक्शन डे? अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या था हमको ये समझना है। फॉर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट, फॉर डिमांडिंग पाकिस्तान, फॉर डिमांडिंग इंडिपेंडेंट, फॉर डिमांडिंग फूड फैसिलिटी। तो ये था डायरेक्ट एक्शन डे, जब पूरी तरीके से मुस्लिम लीग ने कहा था कि हमको एक पाकिस्तान नेशन चाहिए और उनको मना कर दिया था 1946 में कि नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। तो उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट किया था जिसको कहा गया था फॉर डिमांडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए कि पाकिस्तान चाहिए, तो उसको कहा गया था फॉर डिमांडिंग पाकिस्तान। इसका आंसर आएगा फॉर डिमांडिंग पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? इंडिया के लीडर थे, चाइना के लीडर थे, साउथ अफ्रीका के लीडर थे, या साउथ फ्लोरिडा के लीडर थे? तो नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के लीडर है, उनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, बहुत फेमस है ये। जैसे इंडिया में महात्मा गांधी फेमस है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला फेमस है, उनको साउथ अफ्रीका का गांधी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज अवर डेमोक्रेटिक राइट? इनमें से हमारा डेमोक्रेटिक राइट कौन सा है? राइट टू आस्क, क्या कुछ भी पूछ लेना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है? राइट टू फाइट, क्या आपस में लड़ाई झगड़े करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है? राइट टू वोट, क्या वोट डालना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है? या राइट टू एम्प्लॉयमेंट, या हर व्यक्ति को जॉब की गारंटी देना गवर्नमेंट ने हमको डेमोक्रेटिक राइट दिया है? तो इसमें हो जाएगा नहीं भैया, राइट टू वोट, वोट डालना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। जब हर पर्सन 18 ईयर्स से ऊपर का हो जाता है तब उसका एक वोटर आईडी कार्ड बनता है और उसको अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को या प्रतिनिधि को या अपनी पसंद की गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का अधिकार है, वोट डालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्सट्रीमली, फ्रेंच का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या था? क्या गुड था, अच्छा था, या करप्टेड था, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार था उसमें, या वास्ट या बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने फॉलो करा था, या फेडरल सिस्टम, पूरी तरीके से जमींदारी सिस्टम था? फेडरल सिस्टम मतलब कह सकते हैं जमींदार थे, नोबिलिटीज थे जो किसानों से टैक्सेशन लिया करते थे। तो इसका आंसर होगा नहीं भैया, करप्टेड था, पूरी तरीके से करप्ट था, हर जगह भ्रष्टाचार था। तभी तो फ्रांस में क्रांति हुई थी और नेपोलियन बाद में लीडर बन गए थे। नेक्स्ट है, विच रूलर कम टू पावर इन फ्रांस? इन, तो कौन सा रूलर, राजा फ्रांस में पावर में आया था 1774, 1765, 1854, 1768? तो 1774 में एक नया रूलर फ्रांस में पावर में आए थे जिनका नाम था लुई 16। यहाँ पे लुई 16 लिखना भूल गया हूँ, ये पूरा क्वेश्चन बनेगा लुई 16 रूलर कम टू पावर इन फ्रांस, फिर आएगा, तो इसका आंसर होगा 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, इसका क्वेश्चन ये बनेगा लुई 16 रूलर कम टू पावर इन फ्रांस, फिर ये आएगा, फिर इसका आंसर होगा 1774। इसको ध्यान से देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका यह रहेगा, नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ द फ्रांस। नेपोलियन ने अपने आप को कब पूरी तरीके से फ्रांस का कह सकते हैं राजा डिक्लेयर कर दिया था? एम्परर या राजा, या कह सकते हैं पूरी तरीके से वहाँ का लीडर डिक्लेयर कर दिया था। वो कब करा था? 1804 में, 1806 में, 1876 में, या 1875 में? तो 1804 में नेपोलियन ने पूरी तरीके से सारी जो वहाँ का रिवॉल्यूशन खत्म हो गया था वहाँ पे, और उसके बाद अपने आप को वहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया था और सब नेपोलियन को काफ़ी पसंद भी किया करते थे, इसलिए वहाँ का फाइनली कह सकते हैं राजा बन गया था। और इसी की लीडरशिप में वहाँ की क्रांति भी सक्सेसफुल हो गई थी और यही उस क्रांति का महानायक था और एक लीडर था, और इसने लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वर्क भी किया था और सक्सेसफुल भी रहा था ये, तो यही वहाँ का लीडर बन गया था।